ओके, तो आई सपोज आपको ये प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी। जैसे कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, एचआईवी के स्ट्रक्चर पे पहुंच गए थे हम। स्क्रीन विजिबल है सबको और आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो जैसा कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अभी भी वही बात कर रहे हैं कि एचआईवी वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है। और एनवेलप में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से ग्लाइकोप्रोटीन GP120 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डॉकिंग के लिए, मतलब कि वायरस की इंटरेक्शन के लिए बॉडी के सेल्स के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये बताया था कि अंदर कैप्सिड है जो प्रोटीन का बना हुआ है, और जेनेटिक मेटेरियल में आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। उसके दो कॉपीज हैं, ठीक है ना? तो दो आरएनए हैं और दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। उसके अलावा एंजाइम है, जैसे कि इंटीग्रेस, प्रोटीएस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इंटीग्रेस इंटीग्रेट करने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आरएनए से डीएनए बनाने के लिए, और प्रोटीएस जो वायरस के आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, वो लॉन्ग चेन होंगे ना, तोड़ तोड़ के वायरस के कैप्सिड की शेप देने के लिए प्रोटीएस। तो ये स्ट्रक्चर है एचआईवी का। आगे बात करते हैं। बाकी मैंने बताया जैसे कि क्लास फैमिली इसकी रेट्रो वायरस है, और जीनस इसका लेंटी वायरस है। खैर, आगे अभी एनिमेशन देखिए, इसमें वन बाय वन स्टेप की बात करते हैं। कि सबसे पहले जो वायरस है वो एक सेल से इंटरेक्ट किया। ये सेल मैक्रोफेज हो सकता है, या ये टी हेल्पर सेल भी हो सकता है। इट कैन बी टी हेल्पर सेल और अ मैक्रोफेज, या डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले इंटरेक्ट करने वाला मैक्रोफेज होता है, तो मान लेते हैं मैक्रोफेज है। हालांकि इंटरेक्शन किसी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे जनरली सबसे पहले इंटरेक्शन एचआईवी की मैक्रोफेज से होती है, क्योंकि वो टिश्यू से एंटर करता है और टिश्यू में कंसंट्रेटेड होते हैं मैक्रोफेजेस। खैर, तो जैसे इंटरेक्शन हुई, ये इसमें आप डायग्राम देखिए कि GP120 वाला जो प्रोटीन है उसने इंटरेक्ट किया है CD4+ रिसेप्टर से। तो CD4+ रिसेप्टर जिस भी सेल के पास होंगे वही एच आई वायरस से इंटरेक्ट कर सकता है। अब इंटरेक्शन के बाद आप इसी डायग्राम में आगे देखिए कि किस तरीके से ये एनवलप और एनवलप, मतलब कि एक तो वायरस का एनवलप जो है ये वाला, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एनवलप है ये आपस में फ्यूज हो गए, और अंदर कैप्सिड आ रहा है। और कैप्सिड आते आते तक अंदर सिर्फ ये आएंगे द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो उसका आरएनए, ठीक है, और साथ में उसके तीनों एंजाइम्स एंटर कर गए हैं किसके अंदर, हमारे सेल के अंदर एंटर कर गए हैं। अब देखिए कैसे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है, जो एंजाइम था ऑरेंज वाला, इसने आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेके एज अ टेम्पलेट लेके इसने नया स्ट्रैंड डीएनए का बनाना शुरू कर दिया। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये आरएनए था, इसको एज अ टेम्पलेट लिया। ठीक है, इसको ये जैसे एंजाइम ने एज अ टेम्पलेट लिया, और टेम्पलेट लेके सिंथेसाइज कर रहा है इसमें से पूरा का पूरा आरएनए। तो अल्टीमेटली जो ये बन के बाहर आएगा, इसमें एक स्ट्रैंड आरएनए का होगा और एक स्ट्रैंड डीएनए का होगा। फिर डीएनए आरएनए हेट्रोड्यूप्लेक्स हो जाएगा, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डीएनए आरएनए हेट्रोड्यूप्लेक्स। अब इसके बाद फाइनली ये जो आरएनए वाला स्ट्रैंड है ना, ये डिग्रेड हो जाएगा। बचेगा सिर्फ कौन सा स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड। अब अगले डायग्राम में देखते हैं इसको। ये देखिए, तो ये देखिए ये दिखा रखा है आरएनए डीएनए हेट्रोड्यूप्लेक्स। इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए का है, ठीक है, ये ऑरेंज वाला। और जो रेड वाला स्ट्रैंड है वो किसका है, डीएनए का है। हेट्रोड्यूप्लेक्स बन चुका है। ठीक है, अब इस हेट्रोड्यूप्लेक्स के बाद अगले स्टेप में देखिए क्या होता है। अगले स्टेप में ये देखिए, अब इसने एक साथ ये स्टेप बता दिए। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं ये आपके पास यहाँ पर ये प्रोटीन था जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसने हेट्रोड्यूप्लेक्स बना दिया था भाई, एक स्ट्रैंड
आरएनए का और एक स्ट्रैंड डीएनए का, यही हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है इसे इरेज कर दिया जाता है। ठीक है, आरएनए का स्ट्रैंड इरेज कर दिया, तो अब आपको मिलता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रीड किया जाता है एज अ टेम्पलेट, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया जाता है एक और स्ट्रैंड, और ये बन जाता है एक और स्ट्रैंड, और ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है पॉइंट? तो कॉन्सेप्ट ये है, स्टेप्स ये हैं कि पहले आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से आरएनए डीएनए ड्यूप्लेक्स बनेगा। फिर आरएनए डीएनए डीएनए ड्यूप्लेक्स से बनने के बाद आरएनए डिग्रेड कर जाएगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो ऑर्डर गोज आरएनए डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हमने यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों बनाया है? हमने यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और हम उस जेनेटिक मटेरियल में वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करना चाहते हैं, और डीएनए में आरएनए इंसर्ट नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने आरएनए से डीएनए बनाया। और यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, यही है इस एंजाइम का इंपॉर्टेंस। आगे समझते हैं। अब ये डीएनए सर्कुलर फॉर्म ले लेता है। ठीक, क्लियर? फिर इस डीएनए को हम न्यूक्लियस के अंदर ले जाते हैं, और वहां पर इंटीग्रेस एंजाइम की मदद से ये डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे सेल के डीएनए के अंदर। तो हमारे सेल के डीएनए के पास अपने डीएनए के अलावा वायरस का भी डीएनए आ गया है। अब हम अपने डीएनए से जब आरएनए बनाएंगे तो वायरस के डीएनए से भी आरएनए बनेगा, और जब उस आरएनए से हम प्रोटीन बनाएंगे तो वायरस के भी प्रोटीन बनेंगे। मतलब हमारी मशीनरी के थ्रू वायरस अपना आरएनए और अपने प्रोटीन्स बनाएगा, जिनको कैप्सिड की शेप देने के लिए जिस शेप में काटना जरूरी है वो काम प्रोटीएज करेगा। तो मतलब हमारे मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है और वायरस बनाने के लिए, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे वायरसेस बनाने के लिए पहला इंटरैक्शन मैक्रोफेज का हो रहा है, इसीलिए हम मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये इंटीग्रेशन हुआ बाय इंटीग्रेस, फिर डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इसको पॉलीमरेशन किया, डीएनए से आरएनए बनाया, और फिर ये आरएनए बाहर गया,
इसको यूज करके प्रोटीन्स बनाए गए, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी थे, प्रोटीज के प्रोटीन्स भी थे। ये जाके मेम्ब्रेन से चिपक गए और फिर बचे हुए कैप्सिड के प्रोटीन लेकर ये पूरे वायरस के पार्टिकल्स, ये वायरस के ऐसे पार्टिकल्स जिस तरीके से आए थे उस तरीके से वापस जाने शुरू हो गए। अब HIV को ट्रीट करना मुश्किल क्यों है? HIV को ट्रीट करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब भी एक वायरस अंदर आ रहा है वो अपनी कॉपीज बना रहा है, और हर बार कुछ म्यूटेशन की वजह से, कि RNA से DNA बना, DNA से RNA, बहुत सारी चीजें हुई, एक एक न्यूक्लियोटाइड की गड़बड़ की वजह से, एक आध न्यूक्लियोटाइड की गड़बड़ की वजह से हर बार प्रोटीन बदल रहे हैं। मतलब जो GP120 है, जो सरफेस प्रोटीन पहले जिस शेप का था अब उससे थोड़ा अलग हो गया है। इसका मतलब वायरस जो हमारी बॉडी में होता है HIV का, वो सारे एक जैसे नहीं होते, वो सारे सरफेस रिसेप्टर में अलग अलग किस्म के होते हैं। काम वही करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा वेराइटी रहता है। मतलब एक के खिलाफ बनाई मेडिसिन जो एक से बाइंड करे वो जरूरी नहीं दूसरे से भी बाइंड करे, और जितनी बार वो सेल के अंदर जाएगा, जितनी बार में इंटरेक्ट करेगा, उतनी बार नई वैरायटी बनाएगा। और इसी वैरायटी की वजह से हमें वैरायटी ऑफ ड्रग्स चाहिए होंगे, या कोई ऐसा कॉमन ड्रग चाहिए होगा जो हर वैरायटी से इंटरेक्ट कर सके। तो यही चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं जब भी हम HIV के लिए कोई मेडिसिन या ड्रग बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आपने तो यहाँ पे ये देखा कि एक वायरस आया, उसने एक वायरस लाइक पार्टिकल निकाला। ये ऐसा नहीं होता। वायरस चाहे एक ही आए लेकिन पार्टिकल्स हजारों और लाखों निकलेंगे एक सेल में से। और जब तक ये मशीनरी चलती रहेगी तब तक वो सेल जिंदा रहेगा। तो ये वायरस निकल जाएंगे, उसके बाद ये सेल मर सकता है या तब भी जिंदा रह सकता है। दैट इज ऑल्सो सम पॉसिबिलिटी। आइए अब यही जो बात मैंने आपको बताई, यही NCERT में देख लेते हैं, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो NCERT वही बात बोल रही है, बस थोड़ा शॉर्ट में बोल रही है कि वायरस आया, इंटरेक्ट किया, अपना RNA दिया, उससे DNA बनाया, न्यूक्लियस में चला गया, अपना RNA बनाया, उससे बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनाए और ये वायरस के पार्टिकल निकल गए। और नीचे आप देख सकते हैं एक नोट भी लिखा हुआ है। वो नोट क्या कह रहा है मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। ठीक, हालांकि हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं, फिर मैंने इसे जूम कर दिया कि infected cell can survive while viruses are being replicated and released। मतलब जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टेड सेल जो है उसकी मृत्यु होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वह सरवाइव करे जब वायरस पार्टिकल रेप्लिकेट हो रहे हैं, ऑफकोर्स तब तो करेगा ही, और जब रिलीज हो रहे हैं उस टाइम में भी वो सर्वाइव करेगा। जब सब रिलीज हो जाएंगे, जब किसी काम का नहीं रहेगा वो, फिर फाइनली वो डिग्रेड कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट? किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही है, बंद कर दीजिए। अभी ग्राफ देखिए, ग्राफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसमें जो लाल लाइन देख रहे हो आप, वो दिखा रही है कि वायरस आपकी बॉडी में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। शुरू में हफ्ते दिखा रखे हैं, बाद में साल दिखा रखे हैं, क्योंकि बाद में हफ्ते सालों की तरह गुजरेंगे। खैर, तो शुरू में आपका ये वायरस है। वायरस को देखें ध्यान से, तो वायरस पहले आया हमारी बॉडी में। अच्छा, ब्लू वाली लाइन आपका टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, और उनकी काउंट है सेल्स पर मिलीमीटर।
जो 1000, 1100, 1200 नॉर्मली बॉडी में रह सकती है। तो अब देखिए, जैसे शुरू में हमने आपकी बॉडी में वायरस आया, वायरस ने एकदम धमाका किया, एकदम वो एकदम स्पीड से बढ़ने लगा, बड़ा 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 बड़ा। लेकिन जैसे ही वो बढ़ रहा है, वैसे ही आपकी बॉडी ने उसको किल करना शुरू किया और वायरस को नीचे लाया गया, उसका नंबर कम होने लग गया। तो फिर वो बढ़ा और फिर एकदम से क्या हो गया, घट गया। क्लियर है? यानी इसी लड़ाई में आपके WBC भी घटे, लेकिन वो धीरे धीरे वापस से बढ़ गए। तो शुरू के कुछ हफ्तों में ये होता है, वायरस आता है, बॉडी में बढ़ता है, और हमारी बॉडी तो वायरस से को अटैक करने के लिए तैयार हुई है, वो जोरों शोरों से उस वायरस को कम कर देती है, खत्म नहीं कर पाती, काफी अमाउंट कम कर देती है। ऑफकोर्स जब बाद में जब वायरस आपकी बॉडी में खूब फैला होगा, तो आपको छींक, खांसी, फ्लू लाइक सिम्टम आए होंगे, जैसे आपको इन्फ्लुएंजा हो गया हो या कॉमन कोल्ड हो गया हो, ऐसा लगा हुआ होगा आपको। लेकिन हमारी बॉडी काफी ताकतवर होती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए हम उस वायरस को काफी अमाउंट में कम कर देते हैं। अब यही सारा कहानी है। अब फ्लू और इन्फ्लुएंजा पर कुछ ध्यान नहीं देता, कोई छींक थी, जो बुखार था, जुकाम था, एक आध दिन रहा, फिर ठीक हो गया। कई बार ऐसा होता है, हम ध्यान नहीं देते। अब हुआ ये, हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब हुआ ये कि वायरस जो है वो मारा नहीं, खत्म नहीं हुआ, वो बस थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया। अब उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली, साल दर साल, ये वायरस धीरे धीरे बढ़ा। देख रहे हैं लाल लाइन आप? अब ये वायरस धीरे धीरे बॉडी में फैल रहा है, बड़ा 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 बड़ा। और जैसे ही ये वायरस धीरे धीरे बॉडी में फैल रहा है, HIV वायरस, वैसे ही आपके टी लिम्फोसाइट्स का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये अमाउंट WBC का, भाई अब देखिए सालों में ऐसा हो रहा है, कितना स्लो चल रहा है, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल, 10 साल में जाके ऐसा हो पा रहा है। तो जब ये 8, 9, 10 सालों में जाके बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बहुत ही डिक्रीज कर गया यहाँ इस पॉइंट पे, तब आपको होने लगे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। और तब हमने बोला कि अब आपको क्या हो गया है, अब आपको एड्स हो गया है। अब तक हम आपको सिर्फ HIV पॉजिटिव बोल रहे थे, लेकिन जब इसका अमाउंट 200 मॉलिक्यूल्स, है देख रहे हैं आप, ये लेवल कितना गिर गया है, 200 से भी नीचे रह गया है ना। तो जब ये 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से भी कम हो जाता है या उतना रह जाता है, तब हम बोलते हैं कि आपको एड्स हो गया, और इसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगे। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, वो जानवर जो शेर को पंजा मार जाएंगे जब शेर बूढ़ा हो जाएगा। मतलब आपके WBC, आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि आप बूढ़े शेर हो गए हैं। अब छोटी मोटी बीमारियां जो आपको पहले नहीं होती थी, जब आप इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो वो बीमारियां जो आपको पहले नहीं हो रही थी, आपकी बॉडी लड़ पा रही थी, उनसे नहीं लड़ पाएगी, और वो मौका देखकर जब आपकी बॉडी कमजोर हो गई, आप पे अटैक कर देंगे। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, फंगल निमोनिया, साइटोमेगालो वायरस, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं, जैसे फंगल निमोनिया। अब निमोनिया हमें जनरली बैक्टीरिया या वायरस से होता है, मेनली बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, दोनों में निमोनिया कॉज करते हैं। लेकिन इनकी कैपेबिलिटी हमें निमोनिया कॉज करने की है जब हम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी हो, कैन कॉज निमोनिया। लेकिन और वायरस भी कर सकता है, लेकिन फंजाई फंजाई की कैपेबिलिटी नहीं होती कि हमें निमोनिया कॉज कर दे। मतलब निमोनिया हो सकता है बैक्टीरिया वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से नहीं हो सकता नॉर्मली। लेकिन HIV में हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वो कि फंजाई भी कॉज कर पाता है हमें निमोनिया। तो फंगल निमोनिया इस बात का प्रूफ होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। तो वो सारे इन्फेक्शन को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो मैंने यहाँ नाम भी दिए हैं, जैसे न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ये फंगल निमोनिया, कापोसी सार्कोमा, स्किन कैंसर,
हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस, ट्यूबरक्लोसिस, टॉक्सोप्लाज्मियोसिस, ओरल एंड इसोफेजल कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस भी कैंडिडा फंजाई है उसकी वजह से। ये सारे डिसऑर्डर्स जनरली आपको नॉर्मली इजीली आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक बार इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो फिर ये सब आपको इन्फेक्ट करेंगे। और इनमें से एक से या कईयों से मिलकर एक पर्सन की डेथ हो जाएगी। और एड्स में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब एक पर्सन को एड्स हो चुका होता है, जैसे कि लिम्फ नोड स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी, निमोनिया, गले में खराश, स्किन पे रैशेस, उल्टी आना, लूज मोशंस, डायरिया, नेल के कर्व्स का थिक हो जाना, जॉइंट्स में पेन, मसल में पेन, सर में दर्द, पेट में दर्द, मतलब दर्द ही दर्द, मतलब बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स। और स्किन का एकदम कमजोर हो जाना, प्रोटीन्स का, फैट्स का बॉडी से खत्म हो जाना, और ऐसा हो जाना पर्सन का जैसे एक पर्सन मरासमस में हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, एकदम ही कमजोर। तो वो है आपके सिम्टम्स इन HIV। ये HIV की मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी कि क्या क्या है, ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या प्रिवेंशन है, क्या क्योर है, और क्या ही चीजें हैं HIV के बारे में। ये सारी बातें क्लियर है, आगे बात करें, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे चलें। मेरी आवाज आ रही है, ये सारी बातें क्लियर है आपको? यस सर। ओके, पार्ट 2 पे चलते हैं। मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ सेव किया है HIV पार्ट 2। मैं एक बार वो HIV पार्ट 2 वाली स्लाइड देख के ना रीजॉइन करता हूँ, ठीक है ना? मैं एम जस्ट लीविंग फॉर अ व्हाइल, आई जस्ट रीजॉइन इट। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ये ये है HIV/AIDS पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, सॉरी, इन्फेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर। चारों चीजें, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, और कैसे
क्योर कर सकते हैं ऑफकोर्स बाय महेश कोहली, डिपार्टमेंट जूलॉजी, कैल्विन इंस्टीट्यूट। चलिए, अब समझने के लिए कि एचआईवी कैसे हो सकता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं, हर चीज का है ये एक ही आंसर है कि एचआईवी कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एचआईवी एक एक्वायर्ड डिजीज है। मतलब मैं अगर रास्ते में जाऊं और मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे को घर बैठे बैठे एचआईवी नहीं होगा, ये कैंसर नहीं है, ये डायबिटीज नहीं है कि जो बॉडी में इंटरनली हो रहा है, सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है, ये इंट्रिंसिक डिसऑर्डर नहीं है। एचआईवी होने के लिए आपको किसी दूसरे पर्सन से एचआईवी आना जरूरी है, और दूसरे पर्सन के ब्लड से या उस कंपोनेंट से जहां पर एचआईवी प्रेजेंट हो वो आना जरूरी है। मतलब कि अगर मुझे मतलब दूसरे पर्सन से की बॉडी से एचआईवी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, एक्वायर्ड डिजीज है पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक अगर मुझे पता हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के कौन कौन से बॉडी फ्लूइड में एचआईवी हो सकता है, तो उन सब बॉडी फ्लूइड के इंटरेक्शन में आने से मेरे को एचआईवी होने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं उन बॉडी फ्लूइड के इंटरेक्शन में नहीं आ रहा तो मुझे एचआईवी नहीं होगा। अब आप देखते हैं कि एचआईवी होता कहाँ है, कहाँ क्या। पहले तो बॉडी फ्लूइड्स में होता है। कैसे बॉडी फ्लूइड? जैसे ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, या ऑफ कोर्स लिम्फ में। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ बना तो लिम्फ में भी क्या होगा? एचआईवी होगा। सीमन ऑफ मेन में एचआईवी रहता है। वेजाइनल सेक्रीशंस में एचआईवी होगा। एनल सेक्रीशंस में एचआईवी होगा। मदर्स मिल्क में एचआईवी होगा। एमनियोटिक फ्लूइड में एचआईवी होगा। क्लियर पॉइंट? तो ये सारी वो चीजें हैं जहां पर एचआईवी वायरस होता है। अब कुछ मिथ्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे एचआईवी नहीं है। टीयर में एचआईवी नहीं है। सलाइवा में ऐसा एचआईवी नहीं है। स्वेट में एचआईवी नहीं है। नेजल म्यूकस में एचआईवी नहीं है। वॉमिट में एचआईवी नहीं है। फीकल मैटर में एचआईवी नहीं है। यूरिन में एचआईवी नहीं है। अब क्योंकि इन सब चीजों में एचआईवी नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बेसिक सी बात, क्योंकि किसी के टीयर में एचआईवी नहीं है तो किसी से अब वो दोस्त है, वो रो रहा है, वो उदास है, तो उसके आंसू पहुंचने से आपको एचआईवी नहीं होगा, इवन अगर उसको एचआईवी है तो जो एचआईवी पेशेंट्स हैं उनके आप आंसू पहुंच सकते हैं। उनके सलाइवा में एचआईवी नहीं है तो मतलब आप किसी एचआईवी पेशेंट के साथ आप खाना भी खा सकते हैं, उसका झूठा भी खा सकते हैं, ठीक है, एक ही चम्मच से चाउमीन भी खा सकते हैं, तो भी आपको एचआईवी नहीं होगा। स्वेट में एचआईवी नहीं है तो सीधी सी बात है, किसी का खेलना कूदना, उसके किसी के स्वेट के कांटेक्ट में आने से एचआईवी नहीं होता है। नेजल म्यूकस, ठीक है, कोई ने छींक दिया, ठीक है, आपको लगा तुमने मेरे ऊपर छींक दिया और अब मुझे एचआईवी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो किसी को अगर एचआईवी है तो उससे आपको एचआईवी छींकने या खांसने से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेजल सिक्रीशन और सलाइवा सिक्रीशन में नहीं है, ठीक है। कोरोना हो सकता है लेकिन एचआईवी नहीं होगा। वॉमिट, ठीक है, वॉमिट से किसी की वॉमिट से एचआईवी नहीं होगा। तो मान लीजिए किसी ने आपके साथ किसी ने वॉमिट कर दिया, वॉमिट आपके ऊपर गिर गई, तो आप सोचा कि अब इससे मुझे एचआईवी हो जाएगा, तो नहीं, उससे एचआईवी नहीं होगा। फीकल मैटर से किसी के, ठीक है, एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता है। मतलब कि आप सोचे कि उसकी सीवर का पानी था या कोई ऐसा पानी था जो अनक्लीन, आपने ड्रिंक कर लिया या आप उस तरीके से कॉलरा होता है, फीको ओरल रूट्स हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, फीको ओरल रूट्स हो जाता है। तो एचआईवी फीको ओरल रूट से नहीं होगा। तो गंदा पानी जो फीकल मैटर से कंटामिनेटेड हो एचआईवी पेशेंट के, उससे एचआईवी नहीं होगा। ठीक, ओके। तीसरा है यूरिन। ऑफ कोर्स यूरिन के अंदर भी एचआईवी से भी एचआईवी नहीं होगा। तो यूरिन से भी एचआईवी नहीं होगा। तो ये बातें ध्यान रखने की है। अब क्योंकि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में है, तो ब्लड का कांटेक्ट ब्लड से किसी भी तरीके से हो जाए, मान लीजिए आपने किसी ऐसे पर्सन से ब्लड लिया जिसको एचआईवी था, तो ऑफ कोर्स आपको एचआईवी हो ही जाएगा, क्या ना। क्योंकि सीमन में है इसलिए एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकॉर्स एचआईवी ट्रांसमिट कर सकता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सीमन। तो मेल टू फीमेल ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, अब सेक्सुअल कांटेक्ट बाय नेचुरल तो मेल एंड फीमेल ही होते हैं,
लेकिन अननेचुरल मीन्स की बात की जाए तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन मे बी बिटवीन अ मेल एंड अ मेल एंड ऑफ कोर्स अ फीमेल एंड अ फीमेल। तो लॉजिकली बात की जाए तो क्योंकि सीमन में है, तो अगर एक पार्टनर को HIV है और ही मेक्स जेनाइटल एनल कॉन्टैक्ट विद अनदर पार्टनर, ठीक है, तो जो पर्सन जेनेटल कॉन्टैक्ट बना रहा है उससे उस पर्सन को जो कि एनल कॉन्टैक्ट बना रहा है HIV ट्रांसमिट हो सकता है, बिकॉज वो सीमन में प्रेजेंट है। तो मेल टू मेल ट्रांसफर भी हो सकता है क्योंकि सीमन में है। अच्छा, क्योंकि एनल सिक्रीशंस में भी है, इसलिए if two males are making genital anal interaction, तो मान लीजिए द पर्सन विद द एनल कॉन्टैक्ट उसको HIV है, तो फ्रॉम द एनल सेक्रेशन टू द पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट? तो ना ही सिर्फ मेल फीमेल इंटरेक्शन ही नहीं, मेल टू मेल एक्शन की वजह से भी, इंटरेक्शन की वजह से भी HIV हो सकता है क्योंकि वेजाइनल सेक्रीशंस में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए फीमेल टू फीमेल सेक्सुअल इंटरेक्शंस के अंदर भी हो सकता है, विच इंक्लूड्स जेनेटल ओरल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जेनेटल ओरल कॉन्टैक्ट है, चाहे वो फीमेल फीमेल के बीच में हो, चाहे वो मेल मेल के बीच में हो, चाहे वो मेल फीमेल के बीच में हो, एनी टाइप ऑफ जेनेटल ओरल कॉन्टैक्ट कैन लीड टू HIV। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक के जेनेटल ट्रैक्ट से दूसरे के बकल कैविटी या ओरल रीजन में HIV क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए पॉसिबिलिटी है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दैट मे बी बिटवीन मेल और फीमेल, मे बी जेनेटल ओरल, जेनेटल एनल, किसी भी तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन कॉज HIV इवन। अच्छा, ओरल ओरल कॉन्टैक्ट की बात की जाए, ठीक है ना, जिसको हम माउथ टू माउथ किस की बात करते हैं, तो उसमें HIV ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं वो फेयरली लो हैं, बहुत ही ज्यादा लो हैं, लेकिन जीरो है ऐसा हम नहीं बोलते, ठीक है। उस केस में किसी भी ऐसे कट या ब्रूस जो आपके टंग पे या लिप्स पे हो, उसके थ्रू, जो कट्स नजर ना आ रहे हो उसके थ्रू HIV ट्रांसमिट हो सकता है। सलाइवा से नहीं होगा। ये सोचेगा कि ओरल ओरल कॉन्टैक्ट, के ओरल ओरल कॉन्टैक्ट से HIV हो सकता है, लेकिन उसका रीजन सलाइवा नहीं है, उसका रीजन कट्स या ब्रूसेस हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन प्रेजेंट है। ब्रेस्ट मिल्क से HIV हो सकता है, तो प्रिवेंशन क्या है कि मदर से इन्फेंट को, व्हेन मदर फीड्स इन्फेंट, वहां से भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है। प्लेसेंटा से हो सकता है, इसलिए अगर एक मदर को HIV है तो उसका जो बेबी है उसको HIV होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा से HIV वायरस क्रॉस कर सकता है और बेबी के पास जा सकता है, इवन एमनियोटिक फ्लूइड में हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पर HIV, जहाँ पर हो सकता है, यही जरूरी है। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कहाँ HIV है कहाँ HIV नहीं है, तो आप ये समझ जाओगे कैसे कैसे हो सकता है और कैसे कैसे नहीं हो सकता। ये क्लियर है? आगे बात करें? सर। हाँ हेलो जी सर। सर। हाँ, तो सर आपने जब बोला था मदर फीड तो इन्फेंट, उसके बाद मेरा सर साउंड कट हो गया नेटवर्क एरर की वजह से। एक बार दोबारा बता दो क्या बोला था आपने। क्या लास्ट सुना था तुमने? सर मैंने सुना था लास्ट मदर व्हेन मदर फीड्स द इन्फेंट, उसके बाद हाँ, थोड़ा वही साउंड कट बताया हो था गया कि, था। हाँ, बता देता हूँ। देख, क्या सीन है ना कि मदर से बेबी को HIV वायरस हो सकता है। उसके कैसे क्या, हाँ, कैसे कैसे हो सकता है? पहले तो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है तो प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है मदर जिस जो HIV पॉजिटिव हो फीटस को हो जाए। अच्छा, फिर एमनियोटिक फ्लूइड में भी आ जाता है, तो वहां से भी फीटस में आ सकता है। अच्छा, दूसरा, पैदा होने के बाद, मान लीजिए उस टाइम पे नहीं हो, पैदा होने के बाद मदर को HIV था, उसने फीड किया, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क फीड किया बेबी को, तो क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में भी HIV है, तो फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर से फीटस में, फीटस कह रहा हूँ, इन्फेंट में HIV ट्रांसमिट हो सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर है कि कैसे कहाँ कहाँ होता है HIV और कहाँ कहाँ नहीं होता, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या, कि व्हाट इज आर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। आई सपोज ये क्लियर है आपको? कोई डाउट? आगे बात करें? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं।
तो आगे हमारे पास वही है, हाउ डू यू गेट HIV, ठीक है, कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, इंजेक्शन ड्रग यूज। अच्छा, अब इंजेक्शन ड्रग यूज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको कोकेन कोकेन कह रहा हूँ, मान लीजिए आपको कोई ड्रग लेने की आदत है, कोई भी आप ड्रग लेते हो, इंजेक्टेबल ड्रग लेते हो जो आप इंजेक्शन से लेते हैं। अब आप अगर इंजेक्शन से ड्रग ले रहे हैं तो आपको HIV नहीं होगा, बट अब ऐसी बात है, इट वुड आपको HIV नहीं होगा, ठीक है। आप नई सिरिंज लेके आए, आपने आपने इंजेक्शन लिया ड्रग का, आप जो मर्जी लें इंजेक्शन से, आपको HIV नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जितने इंजेक्शन दिए जा रहे हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, सबको HIV हो रहा होता। लेकिन आपको एक इन्फेक्टेड नीडल से HIV जरूर हो सकता है, फिर चाहे आप ड्रग ले रहे हो चाहे ड्रग ना ले रहे हो। फिर पता चला आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाने गए और जो नीडल इस्तेमाल हुई थी वो वैसे पुरानी थी, ठीक है ना, और जिसको पहले उससे इंजेक्शन दिया गया था उसको HIV था, और उसको इंजेक्शन दिया तो उसके वो HIV वायरस नीडल पे आ गया, और उसके बाद जब आपको इंजेक्शन दिया तो वही HIV वायरस आपके अंदर क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया। तो कंटामिनेटेड नीडल से HIV हो सकता है। अच्छा, ड्रग लेने वालों के अंदर ये कॉमन क्यों होता है, क्यों बोलते हैं कि ड्रग्स लेने या इंजेक्टेबल ड्रग्स लेने वालों के अंदर कॉमन होता है? देखिए, जो स्मोक कर रहा है ड्रग, जो लोग भांग, ठीक है ना, उस तरीके से मैरिजुआना, जो मैरिजुआना वगैरह स्मोक कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उन ड्रग्स की जो इंजेक्शन से लिए जा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो 5 7 10 लोगों का मान लीजिए ग्रुप होता है, तो दे यूज सिंगल नीडल टू इंजेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अब अगर ड्रग लेने वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि सब लोग अपनी अपनी सिरिंज इस्तेमाल करें और वो एकदम ही नई सिरिंज हो, ठीक है ना, पुरानी ना हो, तो फिर HIV नहीं होगा। लेकिन इन केस वो सारे एक ही सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं और सिरिंज आपस में यूज कर रहे हैं और उनमें से किसी एक को HIV है पर्सन को, तो फिर वो 7 8 लोगों को फैल जाएगा। तो वो भी पॉइंट है कि उन 7 8 का ग्रुप है, तो उन 7 8 ग्रुप में से किसी एक को HIV होना जरूरी है, और दूसरा सबका सिरिंज कॉमन इस्तेमाल करना क्या है, जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वो एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि हु पीपल आर यूजिंग ड्रग्स टू मच, वो ऑलरेडी इतना आउट ऑफ द सोसाइटी होते हैं कि यस, उनमें चांसेस ऑफ HIV क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए सबको ट्रांसमिट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। आज ये बात समझ में, तो वो लिंक है। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि somebody is ड्रग एडिक्ट और उसको वो इंजेक्शन यूज कर रहा है तो उसको HIV ही होगा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक है, ये जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या है, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो टर्म है वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रही कि आप जो है आप कहीं गाड़ी चलाते हैं या आप कहीं पे IT कंपनी में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको HIV हो गया, वो नहीं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब यहाँ पर वो है, वो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं जो इन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, और वो डील कर रहे हैं, इनके ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कहीं इधर उधर से कहीं से उनके ब्लड के कांटेक्ट में आ गए या उसमें आ गए, उस तरीके से, तो ये उनकी बात हो रही है। हेल्थ हेल्थ जो नर्सेज एंड डॉक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, हर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बाकी चीज़ें बताइए आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आपने किसी की किडनी ले ली और जिसकी किडनी ली उसको खुद HIV था तो आपको हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मिथ्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि साथ में घूमने फिरने से, गाल चीक किस करने से, या लेट्स से शेयरिंग लिविंग स्पेसेस साथ में रहने से, सेम टॉयलेट यूज करने से HIV नहीं होता है। ये बातें क्लियर हैं। प्रिवेंशन प्रिवेंट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड करें अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि अननोन पार्टनर का आपको पता नहीं होता कि उसको HIV है या नहीं। ऑफकोर्स नोन पार्टनर में भी आपको पता नहीं है, कि कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे हस्बैंड गॉट HIV फ्रॉम वाइफ एंड वाइफ गॉट HIV फ्रॉम हस्बैंड, ठीक है ना, तो वो चांसेस भी हैं, वो भी कंडीशंस हैं हमारे अंदर। लेकिन जो मेजर केसेस हैं वहां पर सोर्स क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को HIV अननोन पार्टनर से हुआ है, क्योंकि वहाँ आइडिया नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती। और ये भी आजकल एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड में है, ट्रेंड कह रहे हैं, या एक लॉजिकली बहुत ही समझदारी वाली बात है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मैरी अ पर्सन, उस टाइम पे both the partners should get HIV tested, and then only a marriage should be likely to be happen. खैर ये थोड़ा सा प्रिवेंशन जो आप ले सकते हैं। And again, if you are making a sexual contact with an unknown person, you can always use a barriers, ठीक है, barriers like condoms which will prevent
दी HIV। देन अवॉइडिंग यूजिंग यूज्ड नीडल्स भी यूज करना प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर आप बाई चांस आपको यूज नीडल इस्तेमाल करनी ही पड़ जाती है, मजबूरी है बहुत ज्यादा या कुछ भी है, कोई दूसरी नीडल नहीं है, यूज ही इस्तेमाल करनी है, तो हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बाई अल्कोहल एंड हाई टेम्परेचर, हाई फ्लेम पे उसको गर्म करके अल्कोहल के थ्रू उसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको यूज किया जा सकता है। खैर खैर ये काम तभी करें जब कोई दूसरी नीडल अवेलेबल बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, वरना अवॉइड ही करें यूजिंग द नीडल्स। अवॉइडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अननोन प्लेसेस। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ HIV। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंप्लीट क्योर HIV का नहीं है, मतलब आप HIV को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन पे भी कुछ एक दो केसेस हमारे पास आए हैं जहाँ पे HIV का प्योर कंप्लीट क्योर हो गया है, लेकिन यस वो बहुत ही रेयर है और वो अभी आम इंसान के पास नहीं पहुंचे हैं। ठीक है ना, जैसा मलेरिया हो गया और डेंगू हो गया तो हमें एक गरीब आदमी भी जाके उससे ट्रीट हो जाता है, मेडिसिन हर जगह अवेलेबल है, इसलिए उसे ट्रीट हो रहा है। लेकिन जो HIV का ट्रीटमेंट है, जो भी केसेस आए हैं वो बहुत कम आए हैं प्योर क्योर के, और वैक्सीन भी अंडर ट्रायल चल रही है। तो सब कुछ काम अंडर ट्रायल ये समझ लीजिए। तो इस वक्त अभी भी हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एलाइजा। आजकल हर टेस्ट एलाइजा से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी तरीका ये एलाइजा है, क्योंकि एलाइजा में हम एंटीजन को पता कर रहे हैं एंटीबॉडी के थ्रू, और उससे बेटर तरीका अभी हमारे पास नहीं है किसी भी डिजीज को पता करने का। एक तो जल्दी पता चल जाता है और एक बड़ी बड़ी एक्यूरेसी से पता चल जाता है। तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे इससे हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि आप कल को MBBS करने वाले हैं या कल को डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको ये भी पता चलता है इस बात से कि आज बायोलॉजी वैसी नहीं रही है जैसे पहले 10 या 15 या 20 साल पहले थी। ठीक है ना, कि आज हर चीज माइक्रोबायोलॉजी और हर चीज बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई है। तो बिना बायोटेक्नोलॉजी के, बिना टेक्निक्स के आप बेहतर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगला है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे भी हम डिटेक्ट करते हैं, कर सकते हैं HIV को। ठीक है, अगर HIV आपकी बॉडी में आया तो बट ऑब्वियसली बात है, आपकी बॉडी के अंदर वो अपना वायरस, अपना जेनेटिक मटेरियल लाया होगा, और उस जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट कितना है या कितना ज्यादा है उसको हम देखने के लिए PCR इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए PCR अलग अलग तरीके के होते हैं। जो PCR आपको नॉर्मली बायोटेक में पढ़ा जाता है तो सिंपल PCR है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव PCR, QT PCR, RT PCR, सो मेनी टाइप्स ऑफ PCR। तो PCR का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं इवन इन द डिटेक्शन ऑफ HIV। देन अब मान लीजिए किसी को लगा कि हाँ भाई इसको HIV है, कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, तो अगर किसी का एलाइजा पॉजिटिव आया या PCR टेस्ट पॉजिटिव आया, तो फिर कंफर्म करने के लिए कि हाँ हम श्योर हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव को एलिमिनेट करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से उसको कंफर्म करते हैं। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत सिंपल है, जैसे सदर्न ब्लॉट होता है DNA के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉट होता है RNA के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट वही चीज है। इट्स अ काइंड ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, बस DNA की जगह प्रोटीन के लिए हो रही है। दैट इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस। ये क्लियर है? आगे बात करें। सर हाँ बोलिए, किसी को डाउट है? वेस्टर्न ब्लॉट बताना सर एक बार। अच्छा बेटा, पहले तो मुझे सदर्न ब्लॉट बोलता। सदर्न ब्लॉट क्या होता है? क्या नाम है? सर सुमित। हाँ सुमित, सदर्न ब्लॉट क्या होता है? याद नहीं है सर अभी। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, सदर्न ब्लॉट बता दो मुझे। तो सदर्न ब्लॉट मालूम है क्या होता है? नहीं सर। हाँ वही दिक्कत है ना, सदर्न ब्लॉट नहीं पता। देख सदर्न ब्लॉट में क्या करते हैं ना कि
डीएनए लिया, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद एक एक ब्लॉटिंग पेपर उस पर रखा, खूब सारा वेट रखा, तो डीएनए ब्लॉटिंग पेपर पर ट्रांसफर हो गया। अब हमें पता करना है कि भाई ये वाला जेनेटिक मटेरियल या ये वाला जीन आया है या नहीं आया है, मतलब कि मूव किया है नहीं किया है, उसका कोई बैंड है या नहीं। तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए स्ट्रैंड लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, उससे उसको बाइंड कराते हैं और वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व होती है मतलब बाइंड कर गया, मतलब वो वाला जीन प्रेजेंट था। और रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हुई मतलब वो प्रेजेंट नहीं था। इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफ। तो ये पूरा प्रोसेस सदर्न ब्लॉटिंग का है कि डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराना, फिर पेपर पे उसको ले लेना, फिर टेस्ट कर लेना उस पेपर को पर्टिकुलर जीन के लिए। दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। सेम चीज जब हम आरएनए के लिए करें तो दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अब सेम चीज जब हम प्रोटीन के लिए करें दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, कि प्रोटीन्स को एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा है, फिर ब्लॉटिंग पेपर पर चिपका दिया। फिर हमने देखा कि जो प्रोटीन हम सोच रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री चीजें उससे बाइंड करवाई, बाइंडिंग हो गई, तो हाँ वो प्रोटीन प्रेजेंट है, वरना वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रोटीन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं? यहाँ हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब वायरस का कोई भी प्रोटीन हमें उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो प्रेजेंट है, तो ये हम कह रहे थे कि हाँ HIV प्रेजेंट है। समझ गए सुमित? यस सर। हम्म। चलिए, क्योर फॉर HIV की बात करते हैं, किसी और को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्योर क्या होता है, ठीक है? मान लीजिए क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्योर क्या होगा? उस स्टूडेंट को पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दो, ठीक है? मतलब यही होता है ना क्योर, कि प्रॉब्लम जो है उसी का सॉल्यूशन दे दो, तो भाई वही क्योर है। अब मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बताता हूँ। जैसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था भाई, वायरस आ रहा है और आकर हमारे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना? पहले तो उसको हेलो बोल रहा है GP120 से, तो भाई उसी डॉकिंग, उसको बोलते हैं डॉकिंग। प्रोटीन जब GP120 इंटरेक्ट किया हमारे सेल से, उसको बोलते हैं डॉकिंग, ठीक है ना? तो उसी डॉकिंग को इनिबिट कर दो, आकर उसे इंटरेक्ट ना करने दो। तो भाई तू आया, तूने मुझे बोला मैं चाहे वायरस है, आओ मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर आता हूँ, मैं तुमसे सारे सेल के अंदर घुसता हूँ, तो मैं पहले उसको घुसने नहीं दिया, तो पहला इनिबिशन। ठीक है, मान लो वो घुस भी गया, ठीक है, और आपके डीएनए में भी आ गया, लेकिन आपने उसे अपने डीएनए से जुड़ने नहीं दिया, इंटीग्रेस को इनिबिट कर दिया, इंटीग्रेस एंजाइम को, तो भी आपका HIV प्रिवेंट हो जाएगा। अगर उसको घुस भी गया, इनिबिट कर भी दिया, तो फिर आपने उसके प्रोटीएस को फर्दर उसके वायरस पार्टिकल्स के प्रोटीन ही बना दिए, तो प्रोटीएस इनिबिटर आपने यूज कर लिया। क्लियर पॉइंट? आपने उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट कर लिया, उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनिबिटर्स हो गए। मतलब जो जो वो काम कर रहा है, कर सकता है, जहां जहां जो स्टेप है उसके, उन सभी स्टेप के लिए आप इनिबिटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो डॉकिंग इनिबिटर्स, इंटीग्रेस इनिबिटर्स, प्रोटीएस इनिबिटर्स एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर्स। और ये पूरी थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, रेट्रोवायरस के खिलाफ की थेरेपी। अच्छा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर है ना, वो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो बेस एनालॉग और एक नॉन बेस एनालॉग। मैं आपको समझाता हूँ। बेस एनालॉग का मतलब जो नाइट्रोजनस बेस जैसा हो, जैसे हमने थाइमीन के जैसा ही एक बेस एनालॉग यूज कर लिया, उसे बोला अजीडोथाइमिडीन, जो एक ब्रांड नेम से आता है ज़ाइडुविडाइन। तो ज़ाइडुविडाइन एक दवा है जिसके अंदर कुछ नहीं बल्कि अजीडोथाइमिडीन है, मतलब थाइमीन का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री किस्म का स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे थाइमीन क्या होता है, इट इज डीऑक्सीथाइमीन, ठीक है ना, वो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीऑक्सी होता है, और बेस एनालॉग में हम डाई डीऑक्सी इस्तेमाल करते हैं। तो डीऑक्सी नॉर्मल एनालॉग, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ बनाना है तो दैट इज डाई डीऑक्सी। तो खैर, इससे हम उसको जेनेटिक मैटर को आगे बढ़ने नहीं देते। तो बेस एनालॉग होते हैं, थाइमीन के जैसा हो सकता है, साइटोसिन के जैसा हो सकता है, ठीक है ना, और है ना। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो आप उनमें से कोई एक मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन बेस एनालॉग, तो हर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करने वाला नाइट्रोजनस बेस के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, उससे अलग स्ट्रक्चर भी होते हैं।
तो उनको बोलते हैं नॉन बेस एनालॉग, जैसे कि नेविरपाइन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम फिर HIV की ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट क्या रहता है, बेस एनालॉग कि नॉन बेस एनालॉग कि इंटीग्रेस इनहिबिटर कि प्रोटीएस इनहिबिटर कि डॉकिंग इनहिबिटर, कौन सा बेस्ट रहता है? तो इसका जवाब है सारे। हम किसी पेशेंट को जब HIV के लिए ट्रीट करना होता है तो उसको कोई एक ड्रग पे डिपेंडेंट नहीं होता, हम सारे तरीके के ड्रग देते हैं कि तू ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, हर पॉइंट पे उसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब ज्यादा पॉइंट्स पे उसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे तो इनहिबिशन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, वी नेवर यूज अ सिंगल ड्रग। आ रही है बात समझ में? तो एक ड्रग नहीं इस्तेमाल होता, हर तरीके से हम उसको इनहिबिट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और सर इन्हीं सबका डर तो, हाँ एक बार डॉकिंग कौन? इनहिबिटर बताना। डॉकिंग इनहिबिटर अभी समझाता हाँ हूँ। क्या नाम सर। है तेरा? कौन पूछ रहा है लोग? फरजाना। फरजाना। रुक जा बेटा, रुक 1 मिनट तक बताता ओके सर। हूँ। हाँ फरजाना, ये डायग्राम दिख रहा है? ये दिख रहा है यस सर। बेटा? ये जो GP120 इसके CD4+ रिसेप्टर से इंटरेक्ट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं डॉकिंग। ठीक है? ओके सर। तो इस चीज को इनहिबिट कर दे तो क्या होगा? डॉकिंग इनहिबिटर जो इस चीज को इनहिबिट कर दे, समझ गया? यस सर। ये भाई इसके हुए मैंने कहा यार तो वायरस अंदर ही नहीं आएगा ना। ठीक है, तो हमने इस स्टेप पे इनहिबिट कर दिया। ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के एक्शन इस स्टेप पे इनहिबिट कर दिया। ठीक है, नहीं अगर यहाँ नहीं कर पाए तो हमने इंटीग्रेस वाले पे इनहिबिट कर दिया। यहाँ पे भी नहीं कर पाए तो हमने प्रोटीएस वाले स्टेप पे इनहिबिट कर दिया, वायरस के पार्टिकल नहीं बनने दिए। तो मतलब हमने हर तरफ से अपनी कोशिश करी, अलग अलग मेथड से क्या करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि HIV में यही सारी चीजें हैं। एंड आई सपोज आपको HIV जो है वो क्लियर हो गया। आखिरी स्लाइड में यही है कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मेमोरेट किया जाता है, मतलब उसको उस दिन को बोला जाता है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, सेलिब्रेट नहीं किया जाता, इट्स को मेमोरेटेड ऑन 1 दिसंबर। एंड नाको इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक NGO है जो काम करता है एड्स के पेशेंट्स के फेवर में और HIV को एलिमिनेट करने में वर्ल्ड से। और ये इनका सिंबल है, ये रिबन। ठीक है, रेड रिबन इनका सिंबल है, ये आपको बताना चाहिए। यस, कीप स्टडिंग कीप स्कोरिंग विद केल्विन इंस्टीट्यूट। तो ये बातें सारी हो गई HIV से रिलेटेड। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगला टॉपिक हम लेंगे मलेरिया। कोई डाउट? सर हाँ सर आपने कहा था ये हेपेटाइटिस के सारे वो बताओगे, ये क्लास जब चली थी ना पहले कैलविन में। हाँ हाँ, मैंने कहा ना तुमको, मेरे को दो तीन चीजें पढ़ानी है। एक ये पढ़ाना है HIV, फिर पढ़ाना है मलेरिया, फिर पढ़ाना है आपको, तुमको ये क्या कहते हैं इसको, ये कैंसर और हेपेटाइटिस भी डिस्कस करूंगा। तो वो करूंगा मैं। अभी पहले मेन मेन टॉपिक्स को ले लें। हेपेटाइटिस आपके NCERT में डिटेल में नहीं है, पहले वो तो कवर कर लें। अच्छा सर। याद है मुझे हेपेटाइटिस का। ठीक है सर। तो HIV के बारे में बताओगे? HIV में डाउट है तो पूछो, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए फिर, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अगला मलेरिया डिस्कस करते हैं। अब
मलेरिया के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो मलेरिया की बात कर रहे हैं। अब मलेरिया में इन्फेक्ट करने वाला जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है, ये आपको पता है। मतलब कि आपकी बॉडी में कोई अगर मलेरिया नाम का डिजीज कॉज कर रहा है तो वो एक प्रोटोजोन है, इसका नाम प्लाज्मोडियम है। और वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में लेके कौन आ रहा है? आपकी बॉडी में लेके आ रहा है फीमेल एनाफिलीज। तो फीमेल एनाफिलीज ला रहा है और प्लाज्मोडियम कर रहा है। ओके, ये तो हुई बेसिक बात। अब प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है ऑफ ग्रुप नोन एज स्पोरोजोन। मतलब कि स्पोरोजोन एक कैटेगरी है, तो पता ना जब फ्लैजिलेट्स होते हैं, फ्लैजिला वाले, सिलिया वाले सिलिएट, सूडोपोडिया वाले भी होते हैं प्रोटोजोन्स। और एक प्रोटोजोन है स्पोरोजोन, के बाद लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना सिलिया ना फ्लैजिला ना सूडोपोडिया, जिसमें मोनोसिस्टिस या प्लाज्मोडियम आता है। अब इसके ना अलग अलग स्पीशीज है, जैसे कि एक प्लाज्मोडियम नहीं है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम मैलियरिए है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। और ये आपको अलग अलग तरीके के मलेरिया कॉज करते हैं। जैसे कि यहाँ तो दो कैटेगरी, या तो टर्शन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया। टर्शन और क्वार्टन का क्या मतलब है कि बुखार अगर हर तीसरे दिन आ रहा है, भाई आज मान लीजिए सोमवार है, मंडे है, आज बुखार आया और ट्यूसडे को बुखार नहीं आया, फिर वेडनेसडे को बुखार आया, फिर थर्सडे को नहीं आया, फ्राइडे को आया, मतलब हर 48 घंटे बाद बुखार आ रहा है। मतलब हर तीसरे दिन अगर हाई टेम्परेचर आ रहा है तो फिर वो बोलते हैं हम टर्शन मलेरिया। और यही अगर हर चौथे दिन आ रहा हो तो भाई सोमवार यानी मंडे को बुखार आया, ट्यूसडे को छुट्टी, वेडनेसडे को छुट्टी, फिर थर्सडे को आया, फिर फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, फिर संडे को आया। ठीक है ना? तो फिर अगर हर 72 घंटे बाद आफ्टर 72 आवर्स अगर बुखार आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्वार्टर्न मलेरिया। ठीक है? जो कॉज करता है कौन? प्लाज्मोडियम मैलियरिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इनके साथ टर्म यूज देखी होंगी कि टर्शन क्वार्टर्न तो समझ में आ गया, कहीं कहीं है बेनाइन, कहीं है मैलिग्नेंट। जो छोटा मोटा है, हल्का फुल्का मलेरिया कॉज करेगा, जिससे आपके मौत के चांसेस कम है कि तो वो केस हो गया आपके बेनाइन मलेरिया का। लेकिन अगर लीथल ठीक है, मौत के चांसेस अगर बढ़ जाएं तो फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है। तो सबसे खतरनाक जो मलेरिया है वो कॉज करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये सबसे खतरनाक मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये फीमेल एनोफिलीस है जो कि बैठी हुई है। आपको पता है ये अपना एब्डोमन उठा के बैठती है, मतलब इसका एब्डोमन ऐसे स्ट्रेट ना होके ऐसे ऊपर की तरफ होता है। खैर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही ऐसे बैठते हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने वाली है वो कौन है? फीमेल, मलेरिया के केस में ऑफकोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बेसिक सी अगर मलेरिया की लाइफ साइकिल बताऊं तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मलेरिया आपको किसी ऐसे मच्छर से होगा जो ऑलरेडी मलेरिया का स्पोरोजाइट कैरी कर रहा है। मतलब मलेरिया एक्चुअली आपको किसी दूसरे पर्सन से ही हो रहा है। मतलब मेरी बॉडी में अगर मलेरिया आता है तो वो मच्छर ऐसे किसी आम मच्छर से नहीं आ जाएगा कि फीमेल एनोफिलीज है, उसने मुझे काट लिया तो मुझे मलेरिया हो गया। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। फीमेल एनोफिलीज अगर मेरे को काट के मलेरिया कॉज कर रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि खुद उसकी बॉडी के अंदर मलेरिया के स्पोरोजोइट्स हैं, मतलब प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स हैं। प्लाज्मोडियम के क्या है? स्पोरोजोइट्स हैं। तो ही बस वो तो बस बेचारी वो स्पोरोजोइट मुझे ट्रांसफर कर रही है, मतलब उसका काम मुझे ट्रांसफर करना नहीं है, वो बेचारी तो बस मुझे काट रही है खून चूसने के लिए, जो उसका न्यूट्रिशन है। वो तो अब बस अपना काम कर रही है। अब बाय चांस उसके पास उसने उससे पहले जिसको काटा था, ठीक है,
वो फीमेल एनाफिली जब उससे पहले किसी को काट के आई थी, जब उससे खून चूसा था तो वहां से उसने प्लाज्मोडियम कर लिया था और वो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट बन गया। अब उसने आके मुझे काटा तो वही प्लाज्मोडियम उसने मेरी बॉडी में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब फीमेल एनाफिलीज तो बस एक मेडिएटर है, एक ब्रोकर है जो इधर से उधर प्लाज्मोडियम को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो किसी भी नॉर्मल मच्छर के काटने से मुझे मलेरिया नहीं होगा। किसी भी फीमेल एनाफिली, चाहे वो एनाफिली से मच्छर क्यों ना हो, फीमेल ही क्यों ना हो, मुझे काटने से मलेरिया नहीं होगा जब तक उसके खुद के पास प्लाज्मोडियम नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैन ने, अच्छा, फीमेल के अंदर जो स्पोरोफाइट्स बनते हैं वो बनते हैं एक्चुअली गैमेटोसाइट से, मतलब गैमेट बनाने वाले सेल से। अब देखिए गैमेटोसाइट क्या होता है, जैसे स्पर्म हो गया गैमेट, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बना रहा है वो हो गया गैमेटोसाइट, है ना। भाई एग हो गया गैमेट और ऊगोनिया हो गया गैमेटोसाइट। तो ये जो गैमेटोसाइट होते हैं ये एक ह्यूमन ब्लड में होते हैं, जिसको मलेरिया होता है उसके अंदर बॉडी में स्पोरोजोइट्स आते हैं और गैमेटोसाइट बन जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, स्पोरोजोइट से क्या बन रहा है, गैमेटोसाइट। अब फीमेल एनाफिलिस आ रही है, काट रही है उस पर्सन को, तो उसकी बॉडी से पिक क्या कर रही है, गैमेटोसाइट, और गैमेटोसाइट से क्या बना ले रही है, स्पोरोजोइट्स। और फिर किसी दूसरे आम इंसान को काट रही है तो ट्रांसफर कर रही है क्या, स्पोरोजोइट्स। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ह्यूमन फीमेल एनाफिलीज को गैमेटोसाइट दे रहा है और बदले में फीमेल एनाफिलीज ह्यूमन को स्पोरोजोइट दे रहा है। ठीक है, हालांकि इससे दोनों का कोई खास फायदा नहीं हो रहा, तो इट्स पैरासिटिज्म एक तरीके से, ठीक है, हमारा नुकसान ही हो रहा है। ठीक, तो बस यही है, लेन देन चल रहा है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इस थोड़ा सा इसके इस स्लाइड के साथ। जूम क्यों नहीं हो रहा भाई? तो इस स्लाइड के साथ इसको जरा डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फीमेल एनाफिलीज थी, इसके बॉडी में गैमेटोसाइट है, ये गैमेटोसाइट है, देख रहे हैं आप, ये गैमेटोसाइट है ना। ये खैर में है ना, ये गैमेटोसाइट, ये गैमेटोसाइट है, ये गैमेटोसाइट है, ये गैमेटोसाइट इसकी बॉडी में आए, इसने गैमेटोसाइट से गैमेट बना लिए, ये मेल गैमेट दिख रहा है, है ना। सॉरी सॉरी, ये हाँ, मतलब कि इसमें ठीक से दिखा नहीं रखा, मैं बताता हूँ। ये जो ऐसे ऐसे ब्राउन कलर से है ना, जो ब्राउन कलर से ऐसे लंबा लंबा सा है स्पर्म जैसा, ये मेल गैमेट है। और ये जो येलो कलर का एग जैसा है ना, ये फीमेल गैमेट है। तो ये दोनों फ्यूज कर गए। अच्छा, फ्यूज कर गए तो बन गया जाइगोट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फीमेल एनाफिलीज में हो रहा है, इसलिए फीमेल एनाफिलीज इस केस में प्राइमरी होस्ट है। हम प्राइमरी होस्ट उसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और जिसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट हो वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ह्यूमन मलेरिया के केस में सेकेंडरी होस्ट है, जो है प्राइमरी होस्ट नहीं है। अच्छा, ये जाइगोट गया, इसने oocyst बना लिया। oocyst मतलब एग है, एग के अराउंड सिस्ट बना ली। सिस्ट बनाने के बाद इसने मल्टीपल मल्टीपल फिजन किया। समझते ना आप भाई, एक से दो में डिवाइड हुआ तो बाइनरी फिजन, एक से मल्टीपल में डिवाइड हुआ तो मल्टीपल फिजन। इसको बोलते हैं हम स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर्यूलेशन। तो स्पोरुलेशन से मल्टीपल फिजन किया उसने और बहुत सारे क्या बना लिए, स्पोर या स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। तो यही हो रहा है फीमेल एनाफिलीज के अंदर, गैमेटोसाइट आ रहे हैं ह्यूमन से और क्या किस में बदल जा रहे हैं, स्पोरोजोइट्स में बदल जा रहे हैं। भाई पहले गैमेटोसाइट आएंगे, गैमेट बनाएंगे, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलप करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, उससे स्पोरोजोइट बन जाएंगे। अब ये जो स्पोरोजोइट हैं जो बन गए फीमेल एनाफिलीज में, अब ये फीमेल एनाफिलीज ने यही स्पोरोजोइट उठाए और किसी एकदम किसी दूसरे पर्सन को काटा, स्पोरोजोइट ट्रांसफर कर दिए। ठीक, अब भाई इसमें फीमेल एनाफिलीज की गलती नहीं है, वो तो बस आके आपका ब्लड सक करना चाह रही है, पेट भरना चाह रही है। लेकिन अब आपको काटा और खून चूसने के लिए उसको क्या करना है कि आपका ब्लड क्लॉट ना करे,
इसलिए वो अपना सलाइवा आपके ब्लड में रिलीज कर दे रही है, अपना सलाइवा आपके ब्लड में रिलीज कर रही है, क्योंकि उसके सलाइवा में क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट एंजाइम होते हैं कि आपका ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा और वो जब तक मन करेगा तब तक आराम से खून चूसती रहेगी। जैसे सेम आपका है ना, ये भी करती है, लीच करती है। तो वो तो सलाइवा से एंटी कोगुलेंट आपकी बॉडी में रिलीज करना चाह रही है, लेकिन उसको क्या पता कि सलाइवा, उसके सलाइवा के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोइट्स हैं, और वो पहुंच जाएंगे आपके ब्लड में। और ये स्पोरोजोइट्स जाके इंटरेक्ट करते हैं एक तो लिवर से, ठीक है ना, लिवर सेल को डैमेज करते हैं, वहां मल्टीपल फिजन करते हैं, ठीक है ना, और आपके आरबीसी को डैमेज करते हैं, आरबीसी में मल्टीपल फिजन करते हैं। आरबीसी की मल्टीपल फिजन को बोलते हैं हम अरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, और लिवर के अंदर बोलते हैं हिपैटिक शाइजोगोनी। तो क्या टर्म बोली मैंने आपके लिए मल्टीपल फिजन के लिए? शाइजोगोनी। और और फीमेल एनाफिलीज के लिए क्या टर्म यूज करता हूँ, जो उसके अंदर हो रहा है, जैसे स्पोरोजेट्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। तो एक हो गया आपका स्पोरोगोनी जो फीमेल एनाफिलीज में हो रही है सिस्ट के थ्रू, और एक हो गया शाइजोगोनी जो ह्यूमन बॉडी में हो रही है लिवर सेल में और RBC के अंदर। और दोनों का मकसद एक है, मल्टीपल फिजन, बस प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक का प्रोडक्ट मीरोजोइट्स है, शाइजोगोनी का प्रोडक्ट, स्पोरोगोनी का प्रोडक्ट होते हैं स्पोरोजोइट्स है। तो यही कहानी चल रही है, आगे इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया आपको कि ह्यूमन बॉडी में कैसे डैमेज हो रहा है ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले ये स्पोरोजोइट्स आ गए, ये लिवर सेल में चले गए, लिवर सेल में मल्टीपल फिजन हो गया, देख रहे हैं हरा सा गुच्छा बन गया। गुच्छा बनने के बाद ये बहुत सारे क्या रिलीज हुए, क्या बोला था मैंने, मीरोजोइट्स, बहुत सारे मीरोजोइट्स रिलीज हुए। ये मीरोजोइट्स आरबीसी में चले गए, अब ये आरबीसी में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है ना। अब आरबीसी में जैसे जैसे साइकिल चलेगी, जैसे जैसे आए और बहुत सारे मीरोजोइट्स रिप्लेट हुए, भाई वही हो रहा है ना। एक बार बताता हूँ, आरबीसी में आया मीरोजोइट, ठीक है। अब देखिए आने के बाद ये रिंग स्टेज बनी, फिर डेवलप किया, फिर और डेवलप किया, फिर आरबीसी को डिग्रेड करके चला गया। तो दिक्कत सारी की सारी यही तो है। मलेरिया नुकसानदेह क्यों है? मलेरिया नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि मलेरिया का प्लाज्मोडियम हमारे ही सेल के अंदर आता है, डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद हमारे ही सेल को डिग्रेड करके बाहर निकलता है। बस पहले तो लिवर में तबाही मचाएगा, लिवर सेल को डिग्रेड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आरबीसी पे अटैक करेगा, आरबीसी को डिग्रेड करेगा, हमें अनीमिया होने लगेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है किसके साथ, मलेरिया का, इसलिए वो नुकसानदायक है। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग इनसाइड द आरबीसी। और जितनी बार ये डैमेज करेगा, मान लो एक बार सबने डैमेज किया, एक साइकिल चली, जैसे ही डैमेज होता है फीवर आता है। तो एक बार डैमेज हुआ, फीवर आया, फिर ये साइकिल चली, फिर जब ये डैमेज हुआ 3 दिन बाद, फिर दोबारा 3 दिन बाद फीवर आया। तो हर बार जैसे आरबीसी डैमेज हो रहे हैं फीवर आ रहा है, इसलिए इसमें हर एक पैटर्न से फीवर आता है। आज फीवर आया, 3 दिन बाद फीवर आया, फिर 3 दिन बाद फीवर आया। अब वो तो उनकी क्षमता के ऊपर है ना, किसके ऊपर? प्लाज्मोडियम की क्षमता के ऊपर है। कुछ प्लाज्मोडियम हर तीसरे दिन फीवर कॉज कर सकते हैं, है ना, कुछ हर चौथे दिन, मतलब कुछ कुछ स्लोली आरबीसी डैमेज करते हैं, कुछ जल्दी जल्दी डैमेज करते हैं, ठीक है ना। वो तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो टर्शन या क्वार्टन आपको मलेरिया होगा डिपेंडिंग फीवर 3 दिन या 4 दिन बाद आ रहा है। अब इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है? इस डायग्राम में दिखा रखा है फीमेल एनाफिलीज में क्या हो रहा है। अब देखिए फीमेल एनाफिलीज में क्या हुआ, देखिए आपने तो स्पोरोजाइट्स बना लिए थे। स्पोरोजाइट्स बनाने के बाद ना, जब बहुत सारे, सॉरी, आपने स्पोरोजाइट ले लिए थे और उनका मल्टीपल फिजन करा दिया था। अब कर करके जब थक जाता है ना ये प्लाज्मोडियम, तब अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए गैमेटोसाइट बना देता है। तो अब आरबीसी के अंदर ये मीरोजॉइड नहीं है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं स्पोरोजॉइड नहीं है। अब आरबीसी के अंदर गैमेट बनाने वाला सेल बन चुका है इससे, मतलब है तो वही, आया तो वही था ये मीरोजॉइड, मतलब कि पहले स्पोरोजॉइड आया था, उसे मीरोजॉइड बना था। मीरोजॉइड भी एक तरीके का स्पोरोजॉइड ही है तो वही स्पोरोजॉइड ही या मीरोजॉइड ही, लेकिन अब वो मॉडिफाई हो गया है, गैमेट बनाने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट वाले आरबीसी यही होते हैं खतरनाक, जिनको कोई दूसरी फीमेल एनाफिलीज आती है, ब्लड सक करती है, और ब्लड सक करेगी तो खून ले जाएगी, और खून के साथ क्या ले जाएगी, गैमेटोसाइट ले जाएगी। अब इन गैमेटोसाइट का क्या करेगी, अब ये गैमेटोसाइट को ले जाके ऑफकोर्स इनमें से बनाएगी गैमेट्स, कर दो, आरबीसी से गैमेटोसाइट बाहर आ जाएंगे, फिर गैमेटोसाइट से बनेंगे गैमेट्स,
ये बना मेल गैमेट, बहुत सारे फ्लैजिला लाइक, और ये बने क्या, फीमेल गैमेट। फिर मेल गैमेट गया और उसने फीमेल गैमेट पे फ्यूज कर लिया, जैसे हमेशा होता है बायोलॉजी में, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये जैसे ही जाइगोट बना, है ना, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये जो एग बना है उसको बोला हमने ऊकाइनेट। काइनेट मतलब क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है फ्लूइड में, इसलिए इसे हम ऊकाइनेट बोलते हैं, मतलब कि लोकोमोशन शो करने वाला एग। फिर इसमें सिस्ट बन जाती है, कवरिंग बन जाती है, और जब कवरिंग बन जाती है तो उसको हम oocyst बोल देते हैं, ये कवरिंग बन गई। फिर सिस्ट बनने के बाद ये मल्टीपल फिजन करता है, एक न्यूक्लियर से मल्टीपल न्यूक्लियर बन गए। फिर मल्टीपल न्यूक्लियर बनने के बाद फिर फाइनली इसने उस सेल को डिग्रेड किया और रिलीज हो गए स्पोरोसाइट्स, और स्पोरोसाइट्स लिबरेट हुए पूरी बॉडी के अंदर। देखो कि सारा काम हो कहाँ रहा है, इसका जवाब है इस बात में कि फीमेल एनाफिलीज ने कैसे ब्लड लिया। भाई ब्लड पिया, पी के वो उसके पेट में गया, ये सारा तामझाम उसके पेट में चल रहा है, उसके गट में चल रहा है। तो कोई पूछेगा ना स्पोरोसाइट्स बनते कहाँ पे, तो फीमेल एनाफिलीज के पेट में या गट में बनते हैं। फिर गट में बनने के बाद उसकी वॉल से रिलीज हो जाते हैं। और आपको पता है कि भाई फीमेल एनाफिलीज जो है आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सारा का सारा ब्लड ही ब्लड है। अब ब्लड कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है। अब हर बॉडी में जाता है, हर बॉडी ऑर्गन में जाएगा, स्लैवरी ग्लैंड में भी जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वो जान पूछ के स्पोरोसाइट स्लैवरी ग्लैंड में गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। स्लैवरी ग्लैंड वो स्पोरोसाइट्स तो पूरी बॉडी में फैले हैं फीमेल एनाफिलीज के, क्लियर पॉइंट। लेकिन वो थोड़ी ना अपने लिवर से या अपने अपने हार्ट के थ्रू आपके अंदर स्पोरोसाइट ट्रांसफर कर देगा, नहीं। वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है, सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है। तो गए तो वो हर ऑर्गन के पास है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्लैवरी ग्लैंड क्यों है, क्योंकि स्लैवरी ग्लैंड से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल एनाफिलीज के सिर्फ स्लैवरी ग्लैंड के पास स्पोरोसाइट्स होते हैं ना, ये मत सोच रहे हो कि पूरी बॉडी में पूरे ब्लड में फैले होते हैं क्या स्पोरोसाइट्स। वो तो बस हमें मिलते किससे हैं, स्लैवरी ग्लैंड से, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर ही क्या करता है, सलाइवा। अपना ब्लड थोड़ा हमारी बॉडी में ट्रांसफर करेगा, है ना, सब क्या ट्रांसफर करेगा, सलाइवा। तो इसलिए हम स्लैवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो खैर ये वही डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया है कि किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, कैसे गैमेट बन रहा है। सर लेकिन किस तरीके डायग्राम तो से दिखा ही नहीं। ये नहीं नजर आया, नो सर। ये फ्लो चार्ट नजर नहीं आ रहा। नहीं सर नहीं आया, आपकी स्क्रीन जूम हुई है। कहाँ कहाँ जूम हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा, देख लो सर आप खुद ही। अब मैं तो, मेरे को तो सब कुछ दिख रहा है। अरे किसको कुछ तूने नहीं दिख जूम रहा? कर रखा है अपनी स्क्रीन को सर, इसने अपनी स्क्रीन को जूम कर रखा है। टैब टैप कर अपनी स्क्रीन पे, सही हो जाएगा। बाकी सबको नजर आ रहा है क्लियर? हाँ सर। बेटा सर हो गया फर्ज ना, ठीक। हाँ सर अब दिख गया। क्या लड़की तू भी ना, बस समझती नहीं बात को। चलो आगे बात करते हैं। अब क्लियर है फर्दर, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें वही दिखा रखा है कि किस तरीके से ना ये स्लोली ग्रेजुअली कैसे आके जो प्लाज्मोडियम में धीरे धीरे स्लैवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो बस ये वही आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि स्लैवरी ग्लैंड में ये यहाँ पर है और इसका डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। ये स्लैवरी ग्लैंड में पूरा डिपॉजिटेड है, और जैसे ये ब्लड सक करेगी, स्लैवा रिलीज करेगी, ये स्पोरोसाइट्स भी मौका देख के हमारे बॉडी में घुस जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका ट्रांसमिशन के बारे में। अब ये हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम, भाई ये भी जरूरी है, मेन तो एनसीईआरटी ही है आपके लिए। तो एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप वही दे रखा है, मच्छर ने काटा, लिवर में गए स्पोरोसाइट्स ने, देखिए लिखा है द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। मतलब कि लिवर में जाके अपने स्पोरोसाइट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर ब्लड में रिलीज कर दिया। फिर ब्लड में भी उसने ब्लड को डैमेज किया। तो देखिए मैं आपको पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा है। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms. साइकिल ऑफ फीवर मतलब आज परसों, है ना, उस तरीके से बुखार आ रहा है। एंड अदर सिम्टम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, मतलब हर बार फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट किया जा रहा है, हर बार नया फीवर आ रहा है, और उसके बाद फिर गैमेटोसाइट बना दिए जा रहे हैं
और वही गैमेटोसाइट कोई दूसरा फीमेल एनाफिलिस लेके जा रहा है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उसके गट के अंदर स्पोरोसाइट्स बन रहे हैं और फिर वही स्पोरोसाइट्स बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यही चल रहा है, आधा काम मस्कीटो में, आधा काम हमारी बॉडी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी में, सेक्सुअल मस्कीटो में, इसलिए मस्कीटो क्या है, प्राइमरी होस्ट है। और इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा मलेरिया के और देखो ना कि अदर सिम्टम्स, एक तो बुखार हुआ और क्या सिम्टम है भाई मलेरिया के, तो भाई चिल्स, ठंड लगना, है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, बुखार बहुत तेज आता है और फिर जब उतरता है ना तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, एक्सेस स्वेटिंग होती है और ठंड भी बहुत लगती है और खांसी आती है, ड्राई कफ आता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है। आपको ये स्प्लीन का एनलार्ज हो गया, अरे स्प्लीन है ही ब्लड का ऑर्गन, ब्लड से भरा ऑर्गन है, आरबीसी से बड़ा भरा हुआ ऑर्गन है, तो उसका इन्फ्लेमेशन होगा बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, इसलिए स्प्लीन का एनलार्जमेंट, ठीक है ना। अच्छा, स्प्लीनोमेगाली बोल सकते हैं उसको, हाइपर स्प्लीनोमेगाली। स्टमक में वॉमिटिंग, सॉरी स्टमक वॉमिटिंग कह रहा हूँ, स्टमक की रिलेटेड बात करें तो वॉमिटिंग वगैरह, क्यों, क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है ना। मसल फैटीग, फीवर, सर में दर्द, है ना, तो ये बैक पेन, ये सब सिम्टम रहेंगे किसके, मलेरिया के, बुखार के अलावा। अच्छा ये डायग्राम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये दिखा रहा है किस तरीके से फीवर आया। जैसे अगर वाइवैक्स और की बात करें ना और फैल्सीपारम की बात करें, तो क्या पहले वाइवैक्स या ओवेल की बात करें तो उसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है। तो फर्स्ट डे फीवर आया, हाई फीवर आया, फिर दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन फीवर आया, फिर नहीं आया, इस तरीके से चल रहा है। अच्छा फैल्सीपारम में क्या है कि बुखार, तेज बुखार फर्स्ट डे आया, फिर हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया, फिर एकदम नीचे चला गया, फिर तीसरे दिन अचानक से आया। भाई है तो ये टर्शियरी मलेरिया ही, लेकिन पैटर्न ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम बुखार एकदम नीचे उतर गया, नहीं, बुखार चढ़ता है, थोड़ा सा उतर जाता है, मतलब 104 105 आया, फिर 103 पे आ गया और फिर कभी 103 कभी 4, 103 कभी 4, फिर एकदम 98 हो गया और फिर अचानक 106 या 105, इस तरीके से हो रहा है। तो फिर ये फाल्सीपारम है। और अगर एक बार बुखार आया फर्स्ट डे 105 104 105 जो भी हाई, फिर एकदम 98 हो गया, फिर 98 99 90 90 चलता रहा, फिर अचानक से तीसरे दिन तेज। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फैल्सीपारम एंड ओवेल, जिसमें फैल्सीपारम ज्यादा खतरनाक है। अच्छा इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हर तीसरे दिन पीक कर रहा है फीवर, तो टर्शन है। लेकिन मलेरिया में देखो पहले दिन बुखार आया, दूसरे तीसरे दिन नहीं आया, फिर चौथे दिन आया, तो 72 आवर्स का गैप हो गया। तो ये हो गया क्वार्टन मलेरिया, पहला चौथा, हर चौथे दिन बुखार आना क्वार्टन ये क्लियर है, आगे समझते हैं। तो ये वही, इसमें वही बता रखा है, 36 या 48 आवर का गैप है टर्शन वाला फैल्सीपारम, 48 आवर बाइवैक्स, 48 आवर ही ओवेल। और मलेरिया क्या का जो पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ फीवर है या अर्थ्रोसाइटिक साइकिल जो है, आरबीसी की साइकिल, वो इतने घंटे की है। क्लियर है पॉइंट, ये बात है सबको क्लियर। अगला कंपैरिजन है इनके इंक्यूबेशन पीरियड का। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना कि प्लाज्मोडियम बॉडी में आया और वहां से लेकर उसका जब पहला, उसके जो सिम्टम आने शुरू हुए उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब लिवर में कितनी देर साइकिल चल रही है। तो इंक्यूबेशन पीरियड सबसे छोटा फैल्सीपारम का होता है 7 से 14 दिन, करीब करीब 18 दिन या 14 से 18 दिन वाइवैक्स और ओवेल का होता है। मतलब फैल्सीपारम का सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे खतरनाक फैल्सीपारम है, और सबसे शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड भी फैल्सीपारम का है। सबसे बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का है। भाई इसकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी लंबी है, इसकी लिवर वाली साइकिल भी लंबी है, तो इसको टाइम लगता है 30 दिन तक, 30 डेज या 40 डेज तक जा सकता है इसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब ये आ जाया और अगले महीने और 10 दिन बाद जाके सिम्टम्स आने शुरू हुए, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो सकता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में। खैर आगे बात करते हैं। अच्छा ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूं ना, इसको बोलते हैं हम सिग्नेट रिंग स्टेज, रिंग स्टेज बोलते हैं इसको। इसकी क्या खास बात है, खैर आजकल तो हम एलाइजा से और दूसरे मेथड से पता लगा लेते हैं HIV हुआ है, लेकिन जब ये सारे मेथड नहीं थे ना, तब ब्लड को माइक्रोस्कोप में देख के, आरबीसी को माइक्रोस्कोप में देख के एक्सपर्ट जो होते थे ना पैथोलॉजिक वाले, वो बताते थे कि मलेरिया हुआ है नहीं हुआ। तो उसका देखने का तरीका क्या था,
आरबीसी देखा, उसमें अगर आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, ऐसा जो आपको अभी डायग्राम दिख रहा है, ये ना एक माइक्रोस्कोप की इमेज है, तो आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर नजर आया, तो फिर आप बोलते हो कि यस, पर्सन को क्या हुआ है, एचआईवी, क्योंकि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मोडियम का है, ठीक है ना, जो तैयार हो रहा है मल्टीपल फिजन करने के लिए। तो ये जो स्टेज है, इसको देखकर हम बताते थे कि हाँ उस पर्सन को क्या हुआ है, एचआईवी हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो पैथोलॉजिकली ये वाली स्टेज जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रहती है। आगे बात करते हैं, आगे यही वही डायग्राम दिखा रखा है। अच्छा, दूसरा क्या है ना, जब आरबीसी में ना आपको डॉट जो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं शफनर डॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं, शफनर्स डॉट बोलते हैं, जो आपको नजर आते हैं, जो हर एक स्पीशीज के अंदर अलग अलग नाम है। किसी के अंदर नाम जेम्स डॉट है, किसी के नाम किसी के अंदर नाम जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोई कहीं जेम्स डॉट नाम भी है। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग जीमेन डॉट्स भी कहीं में नाम है, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में नाम होता है जीमेन डॉट, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट? तो अलग अलग मलेरिया पैथोजन के नाम पे अलग अलग डॉट्स हैं, बस पॉइंट ये है कि ये डॉट्स आपको जरूर नजर आएंगे, आपको बस शफनर याद करना है, क्योंकि जनरली हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात करते हैं, और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केस में जो डॉट्स हैं वो कौन से, शफनर्स हैं। इसलिए हम जनरली किसकी बात करते हैं, शफनर्स की बात करते हैं, शफनर्स डॉट की बात करते हैं। शफनर बहुत साइंटिस्ट, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डॉट्स को ऑब्जर्व किया, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये सारे के सारे क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेजेस हैं, जिसको देख के हम कहते हैं कि एचआईवी, सॉरी एचआईवी कह रहा हूं, मलेरिया हुआ है। खैर, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट आपको पता है कि मच्छर को बस यहाँ लार्वा को जिंदा नहीं रहने देना है, तो भाई हम लार्वा ईटिंग फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गैम्बूजिया, गप्पी फिश, ये लार्वा को खा जाती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे यूट्रिकुलारिया, ठीक है, यूट्रिकुलारिया एक एल्गे है जिसको हम पानी में ग्रो करा सकते हैं, ये मस्किटो लार्वा को खा जाता है या डिग्रेड कर देता है। एंटोमोलोपैथी फंजाई, एंटोमोलोपैथी मतलब इंसेक्ट को खाने वाला फंजाई। तो कुछ ऐसे फंजाई हैं जो प्लाज्मोडियम को डिग्रेड कर देंगे या इंसेक्ट्स को डिग्रेड कर देते हैं, तो वो फंजाई आप ग्रो करा सकते हैं आसपास प्लांट्स में, सॉरी जहाँ पानी वगैरह हो, रुका हो, जहाँ लगे कि यहाँ मच्छर ग्रो कर सकता है। फिर कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये वही है बीटी कॉटन वाला, पता था ना उसको, किसको मारा था उसमें, ये बीटी किसको मारा था, कॉटन बॉल वॉर्म को। और कॉटन बॉल वॉर्म क्या था, आर्थ्रोपोडा। तो ये बैक्टीरिया तो नोन है आर्थ्रोपोडा को किल करने के लिए, तो ये आर्थ्रोपोडा या उनके लार्वा को किल कर सकता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसके पास क्राई प्रोटीन होता है जो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाके एलिमेंट्री कैनाल को डिग्रेड कर देता है। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जहां पर यूकेलिप्टस ट्रीज ज्यादा होते हैं, ये वाले पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां मच्छर नहीं होते हैं, ठीक है। बल्कि आइसलैंड पे कंट्री है जहाँ पे मच्छर है ही नहीं, देयर आर नो मस्किटोज इन आइसलैंड, तो खैर वहां मलेरिया हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी अपने घर के आसपास काफी यूकेलिप्टस ट्रीज हो या ऐसी जगह रहें, तो मलेरिया होने के चांसेस कर देंगे कम। मलेरिया क्या, चिकनगुनिया, डेंगू कुछ भी ना होगा, क्योंकि मस्किटो नहीं होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, ठीक है। क्विनाइन भी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम सिंकोना ट्री की बारक से, और सिंकोना ट्री कहाँ मिलेगा आपको, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है, मिलेगा तो आपको ब्राजील में, इंडिया में भी, और श्रीलंका के अंदर भी, भूटान में भी। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये नेटिव कहाँ का है, नेटिव है साउथ अमेरिका का क्विनाइन। इससे हम अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं, जैसे क्लोरोक्विनाइन है ना, मॉडिफाई करके सल्फा क्विनाइन। तो इसको अलग अलग चीजों से जोड़ जोड़ के मेडिसिन बनाते हैं, जिन्हें हम मलेरिया के खिलाफ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्विनाइन, अभी आपने सुना था ना, हाइड्रोक्सीक्विनाइन मलेरिया के अगेंस्ट ड्रग है, जो भी ट्रंप ने भी मंगवाई थी हमारे देश से, तो वो भी हाइड्रोक्सीक्विनाइन भी क्या था, वो भी यही था, मलेरिया के खिलाफ ड्रग थी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर ऑफकोर्स ये बायोलॉजी से थोड़ा अलग है, बट आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में बात की गई है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काफी कंपैटिबल पाए गए हैं। तो इतना ही है आज की क्लास के बारे में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। दैट्स ऑल अबाउट द मलेरिया। आपको मैंने सारी बातें बता दी, कैसे फैल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या हो रहा है। किसी का कोई डाउट?